हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6। तो जिसने पहले के 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले के 5 पार्ट्स देख सकते हैं। और ये जो हमारा अपकमिंग मेन एग्जाम है एसबीआई क्लर्क का, उससे पहले ये लास्ट वीडियो रहने वाली है हमारी पीआईबी सीरीज की। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रिगार्डिंग तिरुवल्लुवर स्टैचू। अब ये हमारा तिरुवल्लुवर स्टैचू जो है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये रहा हमारा तिरुवल्लुवर स्टैचू। अभी यहाँ के सीएम ने क्या बोला है, इसको एक और नाम से जाना जाएगा। उसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, तिरुवल्लुवर स्टैचू को किसी और नाम से भी जाना जाएगा। वो क्या नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा स्टैचू ऑफ विजडम। ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ विजडम बोला जाएगा किसको, तिरुवल्लुवर स्टैचू को। और ये कहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट ग्लास आर्क ब्रिज बना है। ये इंडिया का फर्स्ट ग्लास आर्क ब्रिज बना है और ये क्या कनेक्ट कर रहा है, तिरुवल्लुवर स्टैचू को कनेक्ट कर रहा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। तो ये जो तिरुवल्लुवर स्टैचू है इसकी हाइट कितनी टोटल आपकी 133 फीट। और ये जो हमारा ग्लास ब्रिज बना है इसकी लेंथ कितनी है टोटल 77 मीटर। और टोटल कॉस्ट कितनी आई है 37 करोड़ की। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ में याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसको क्या बोला जाएगा, तिरुवल्लुवर स्टैचू को स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन मिस्टी स्कीम। मिस्टी स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी इन ईयर 2023। अब इस स्कीम के तहत सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्टेशन किसने की है, तो वो है आपका गुजरात ने। गुजरात ने सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्टेशन की है। तो यहाँ पे हमें बताना है मिस्टी की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, मिस्टी की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मेन एम क्या है इनका, मैनग्रोव फॉरेस्टेशन को ग्रो करना, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्टेशन का कवर एरिया जो है उसको इंक्रीज करना, ये है मेन काम इस मिस्टी स्कीम का। अब यहाँ से कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। एक तो यही हो गया कि सबसे ज्यादा मैनग्रोव एफॉरेस्टेशन किसने किया, तो वो किया हमारे गुजरात ने। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो स्कीम है मिस्टी स्कीम, ये बेसिकली कब लॉन्च की गई थी, ईयर 2023 में। पर यहाँ पे 23 में क्यों लॉन्च की गई थी, क्योंकि क्या हुआ 22 में इंडिया गया था कोप 27 की कमिटी में। कोप 27 की मीटिंग में गया था और वहां पे इंडिया ने ज्वाइन किया था मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कोप 27 जो है वो कहां पे हुई थी। तो कोप 27 आपकी कहां पे हुई थी, इसका राइट आंसर है आपका इजिप्ट में। कोप 27 हुई थी आपकी इजिप्ट में 2022 में। फिर 2023 में बजट में इंडिया ने अनाउंस कर दिया था मिस्टी स्कीम के बारे में। फिर यहाँ पे देखो कोप 27 का भी पूछ सकता है, कोप 28 का भी पूछ सकता है, क्योंकि ये पिछले साल हुई है। तो यहां से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिछले साल कोप 28 जो थी हमारी वो कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी हमारी कहाँ पे, दुबई में। ये हुई थी हमारी दुबई यूएई में 2023। फिर आपसे रिसेंटली कोप के बारे में पूछ सकता है, कोप 29 ये कहाँ हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी टूनेशिया में, टूनेशिया 2024। और आपसे अगली कोप भी पूछ सकता है जो कि है कोप 30। और ये कहां होने वाली है आपकी, ये होने वाली है आपकी बेलम ब्राजील में, बेलम ब्राजील। ये होगी आपकी 2025 में। तो यहां से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है। साथ ही साथ गुजरात ने एक और चीज की है, देखो ये जो मैनग्रोव फॉरेस्टेशन है इसके लिए गुजरात ने क्या किया है, जो गुनेरी विलेज है उसको क्या डिक्लेयर किया है स्टेट का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। जो हमारा गुनेरी विलेज है, गुनेरी विलेज, इसमें क्या है, इनलैंड मैनग्रोव साइट है, इनलैंड मैनग्रोव साइट है। उसको क्या डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, गुजरात का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो यहां से स्टैटिक के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। एक तो सबसे ज्यादा मैनग्रोव एफॉरेस्टेशन किसने किया है, गुजरात ने। फिर ये जो कोप, ये मिस्टी स्कीम थी, इसका फैसला इंडिया ने कौन सी कोप में साइन किया था, तो इसका फैसला इंडिया ने साइन किया था कोप 27 में, जो कि कहां हुई थी, इजिप्ट में 2022 में। वहां पे इंडिया ने क्या किया था, वहां पे इंडिया ने किया था मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, उसको ज्वाइन किया था कब, कोप 27 में। तो यहां से आपका कोप 27 के बारे में भी पूछ सकता है, कोप 28, 29, 30 के बारे में पूछ सकता है। बाकी गुनेरी विलेज में जो इनलैंड मैनग्रोव एरिया है, मैनग्रोव साइट है, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है, स्टेट की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक के क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं और इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे क्या है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में ऑफर किया गया है जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारे बढ़िया मेरिट में आने वाले बच्चे हैं, अगर वो हायर स्टडी के लिए परस्यू कर रहे हैं और उनके पास पैसों की शॉर्टेज है, तो उनको कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम फ्रॉम बैंक। अब ये क्या मतलब हुआ और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये लॉन्च हुई है आपकी कितने बजट के साथ, 3600 करोड़ के बजट के साथ। और ये कब तक वैलिड रहेगी आपकी, ईयर 2024-25 से लेके 2030-31 तक।
ये वैलिड रहने वाली है। अब इस स्कीम में क्या बोला गया है, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वो हायर स्टडी के लिए परस्यू कर रहे हैं और उनके पास अगर पैसों की शॉर्टेज है, तो उनको कोलेटरल फ्री लोन, मतलब अब उनको बदले में कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखनी है, और गारंटर फ्री लोन। देखो जो एजुकेशन लोन होता है उसमें गारंटर ऐड किया जाता है, क्यों, कल को अगर स्टूडेंट जो है पास आउट होकर अगर नौकरी नहीं लगा और पैसे फुलफिल नहीं किए, तो हमारे बैंक के पैसे कौन देगा, वो गारंटर देगा, जिसने गारंटी दी है कि भाई ये स्टूडेंट जो है इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, वो गारंटर पैसे देगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर ना तो स्टूडेंट को कोई कोलेटरल रखना है, मतलब कुछ चीज गिरवी नहीं रखनी है बैंक के पास, ना ही कोई गारंटर चाहिए लोन के लिए, मतलब गारंटर फ्री लोन मिल जाएगा और कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दो बातें बोली गई है, क्राइटेरिया क्या क्या है। पहली बात, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए, वो क्या होनी चाहिए, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके टॉप 100 कॉलेजेस में अगर वो एडमिशन लेता है, फिर चाहे वो कॉलेज जो है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो कॉलेज टॉप 100 की लिस्ट में आ रहा है, NIRF की, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के टॉप 100 कॉलेजेस की लिस्ट में आ रहा है, तो उसको अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम कोलेटरल फ्री लोन एंड गारंटर फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी बात, अगर वो किसी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहा है, तो उसकी रैंकिंग 101 से लेकर 200 तक भी चलेगी, ठीक है। टॉप 100 में जो है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो फिर वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें पढ़ने वाले बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर कोई बच्चा स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहा है और उसकी रैंकिंग 101 से लेकर 200 तक है उस कॉलेज की, ठीक है, NIRF की रैंकिंग में 101 से लेकर 200 तक के बीच में आता है वो कॉलेज, तब भी उस बच्चे को क्या मिलेगा, लोन मिल जाएगा अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। और ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, मतलब अगर वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, फिर चाहे उसकी रैंक NIRF में 500 ही क्यों ना हो, तब भी उस स्टूडेंट को क्या मिलेगा, लोन मिल जाएगा अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब यहाँ पे 3 क्राइटेरिया समझना, अगर उसको लोन चाहिए तो या तो वो NIRF की टॉप 100 कॉलेजेस में आ जाए, फिर चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो उससे मतलब नहीं है। पर अगर बाई चांस वो NIRF के टॉप 100 में नहीं आता है और उसको लोन चाहिए अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, और वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है उसकी रैंकिंग 101 से लेकर 200 के बीच में होनी चाहिए। और फिर अगर वो उसमें भी नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले ले, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता उसकी रैंकिंग कितनी है, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, लोन अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब यहाँ पे पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर लोन के लिए 2 क्राइटेरिया बोले हैं। देखो, अब बैंक आपको लोन दे रहा है, स्टूडेंट को लोन दे रहा है, अब कल को स्टूडेंट पैसे पैसे जो है वो वापस नहीं, मतलब पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसकी जॉब नहीं लगी, कुछ भी हुआ, वो पे नहीं कर पा रहा है बैंक को, तो बैंक को तो लॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बैंक ने आपसे कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखवाई, फिर बैंक ने कोई गारंटर नहीं जोड़ा, तो बैंक पैसे कैसे वसूलेगा अपने। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, हम क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्रेडिट गारंटी क्या होती है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर बाई चांस कोई व्यक्ति लोन फुलफिल नहीं करता है, तो क्रेडिट गारंटी के अंदर बैंक को पैसा मिल जाता है। अब ये कितना है, क्या क्राइटेरिया, वो समझते हैं। तो देखो पहली बात करते हैं हम क्रेडिट गारंटी की, क्रेडिट गारंटी की। इसके लिए क्या बोला गया है, अगर एक स्टूडेंट लोन ले रहा है मैक्सिमम अप टू कितना, 7.5 लाख, तो उसको गारंटी कवर मिलेगा कितने का, 75% का। मतलब एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने लोन लिया 7 लाख का, अब क्या हुआ, ये स्टूडेंट जो है 7 लाख रुपए पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसकी नौकरी नहीं लगी, ग्रेजुएशन के बाद जो भी इसने हायर एजुकेशन की उसके बाद इसकी नौकरी नहीं लगी, अब ये 7 लाख रुपए देने में असमर्थ है बैंक को। अब बैंक के पास ना तो कोई कोलेटरल है ना कोई गारंटर है, तो बैंक कैसे वसूलेगा ये पैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो लोन अमाउंट है वो 7.5 लाख से कम है, तो इसको क्या होगा, कवरेज मिलेगा 75% का। मतलब बैंक को तो देखो 7 लाख का नुकसान हो रहा है, पर बैंक को क्या मिलेगा, 7 लाख का 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट का लोन पे करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट के बिहाफ पे लोन पे करेगी बैंक को, पर कितना, 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 7.5 लाख का। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर 75 लाख तक का लोन है तो उसमें गारंटी कवरेज कितने का मिलेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 75% का। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है दूसरी बात, कि सब्सिडी भी प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी भी प्रोवाइड करेंगे। अब सब्सिडी कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसलिए क्या क्राइटेरिया है, जो स्टूडेंट लोन ले रहा है उसकी फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख होनी चाहिए, उसकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसका लोन कितना होना चाहिए, मैक्स अप टू 10 लाख तक का लोन होना चाहिए। उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3% की
इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी उस बच्चे को। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का तहत समझो एक स्टूडेंट ने एग्जांपल लेते हैं एक और, एक स्टूडेंट ने लोन लिया हमारा कितने का, समझ लो 9 लाख का, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था 10% का, सपोज 10% का। तो बैंक जो है वो स्टूडेंट से पैसे किस रेट पे वसूलेगा, 10% के हिसाब से वसूलेगा। अब ये जो स्टूडेंट था इसकी फैमिली इनकम थी समझ लो 7 लाख रुपए साल की, एनुअल इनकम जो थी 7 लाख थी। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर गया गवर्नमेंट की कि एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और लोन जो है आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 लाख। इसका लोन 9 लाख है और एनुअल इनकम कितनी है फैमिली की, 7 लाख। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक तो इससे 10% के हिसाब से पैसे लेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% ही लगाएगा इसके लोन पे। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इसके अकाउंट में 3%, जो लोन का 3% है वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया करेगी। ये मतलब होता है बैंक पूरा 10% ही लेगा, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% इसके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। ये होती है लोन इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये थी हमारी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, इसमें ये चीज याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन LHDCP। ये क्या है, हमारा लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसको 2 साल से एक्सटेंड किया, टोटल बजट आउटले कितना किया है, 3880 करोड़। तो ये अमाउंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 साल कौन से होने वाले हैं, ये यहाँ पे ये है क्वेश्चन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वैलिड रहेगा 2024-25 से लेके 2025-26 तक। और टोटल बजट एलोकेट कितना किया है, 3880 करोड़ रुपीस। अब ये लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है क्या, बेसिकली इसका मेन पॉइंट क्या है, ये मेन फोकस करता है आपकी एनिमल हेल्थ के ऊपर। ये मेन फोकस करता है आपके एनिमल हेल्थ के ऊपर, और ताकि आपकी एनिमल हेल्थ जो है वो बेटर रहे थ्रू वैक्सीनेशन, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करता है, फिर वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये काम करता है। लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये इन सब चीजों पे काम करता है। आपके वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके एनिमल्स के हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एनिमल्स हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ये क्या, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसका टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 3880 करोड़ रुपीस। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये कब तक वैलिड रहेगा आपका, 2024-25 से लेके 2025-26 तक, अगले मतलब 2 साल के लिए। ये अगले साल 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसको हम और क्या बोलते हैं, SIP, सिप जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, स्किल इंडिया प्रोग्राम। अब जो सिप है हमारा, इसको क्या मिला, इसको भी एक्सटेंशन का अप्रूवल मिल गया, और ये कब तक वैलिड रहेगा, अब ईयर 2025-26 तक। तो यहाँ पे हमें बताना है इसका बजट आउटले कितना किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8800 करोड़ रुपीस फॉर द पीरियड वैलिड अप टू 2025-26। अभी जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है, इसका मेन एम क्या था, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो है इंडिया में उनको प्रमोट करना, ताकि जो हमारे यूथ है उनको ज्यादा से ज्यादा स्किल प्रोवाइड की जाए, ताकि उनको जॉब इजिली मिल पाए, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था हमारा स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसको SIP बोलते हैं। ये लॉन्च हुआ था हमारा ईयर 2015 में। कौन सी मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो क्या है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और ये लॉन्च कब हुआ था, ईयर 2015 में। इसको भी अप्रूवल मिल गया फॉर एक्सटेंशन। अब ये कब तक एक्सटेंडेड रहेगा, 2025-26 तक। और इसका बजट एलोकेटेड कितना है, 8800 करोड़। और इसका मेन एम क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना यूथ को, ज्यादा से ज्यादा यूथ को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ताकि उनको बेटर स्किल्स मिल सके और वो इजिली जॉब पा सके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ऑनर्स स्कीम। अब यहाँ पे ऑनर्स क्या है आपका, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को लॉन्च किया है फॉर 3 इयर्स, 2025 से लेकर 2027। अब यहाँ पे एक साल जो है वो फाइनेंशियल ईयर नहीं माना जाएगा, वो बल्कि रियल ईयर माना जाएगा। मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ठीक है, ये आपका 2025 एक साल हो गया, फिर अगला वाला 2026 2 साल हो गए, और 2027 तो आपके हो गए 3 साल। 3 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, और इसका बजट बताना है हमने कितना एलोकेटेड किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6000 करोड़। अब ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है, बेसिकली ये आपके जो कॉलेजेस हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए ये स्कीम है। मतलब बेसिकली क्या होता था, जो भी आपके टॉप रिसर्चर्स हैं, फॉरेन के हो गए, कहीं के भी हो गए, वो अपनी थीसिस या रिसर्च जो है पब्लिश करते हैं। फिर वो जो पब्लिश है उसको पढ़ने के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। तो डिफरेंट कॉलेजेस को डिफरेंट सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अंडर एक बारी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और सभी कॉलेज उस टॉप रिसर्च जर्नल्स का, जो टॉप रिसर्च आर्टिकल्स है, उसका एक्सेस मिल जाएगा सभी कॉलेजेस को। तो एक बार इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, और इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा हमारा INFLIBNET, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा इस स्कीम को, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसकी फुल फॉर्म काफी इजी है,
इंफॉर्मेशन, INNF से हो गया इंफॉर्मेशन, एंड LIB से हो गया लाइब्रेरी, और NET से हो गया नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा स्कीम को, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। और ये स्कीम 3 साल के लिए है, और इसका बजट एलोकेट कितना किया गया है, 6000 करोड़ रुपीस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। अब ये स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, बाद में डिस्कस करते हैं, पहले स्कीम को पढ़ लेते हैं। तो जी प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना है, ये हमारी एक तरीके से APY की तरह है, अटल पेंशन योजना की तरह। पर ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, ये बेसिकली किसके लिए, आपके लिए, ये है आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, जहां पे आपकी जो इनकम है वो 15,000 से कम होनी चाहिए, 15,000 से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम का फायदा ले पाओगे। इस स्कीम में क्या है, इसमें भी आपको APY की तरह 60 साल के बाद मिनिमम पेंशन अमाउंट मिलेगा। और मिनिमम पेंशन कितनी है इसमें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना में, तो इसमें मिनिमम पेंशन है आपकी 3000 रुपीज पर मंथ। एंट्री एज क्या है इस स्कीम में, मिनिमम एज है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, जैसे APY में होती है। APY में भी मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, 40 ईयर्स। पर APY में क्या होता है, आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, आप पेंशन या 1000 रुपए की ले लो, या 2000 की ले लो, 3000 की ले लो, 4000 की ले लो, 5000 की ले लो, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना में मिनिमम पेंशन है आपकी 3000 रुपए की, और इसमें एंट्री एज है 18 साल की, मिनिमम मैक्सिमम है 40 ईयर्स की। अब यहाँ पे क्या है, इसमें जितना आप कंट्रीब्यूशन करोगे उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूशन करेगी। मतलब अगर 1 रुपया आप दोगे तो 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देगी, मतलब 1:1 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। तो देखो जो 18 साल का व्यक्ति है उसकी मिनिमम कितनी है, जो आपकी EMI आएगी, जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी आपकी 55 रुपीज। सब्सक्रिप्शन रेट कितना है स्कीम के अंडर, 18 साल वाले व्यक्ति के लिए 55 रुपए का, और वहीं 40 साल वाले व्यक्ति के लिए कितना है, 200 रुपए का। तो मतलब अगर 40 साल वाला व्यक्ति 200 रुपए दे रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 200 रुपए देगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये 40 साल वाले के लिए 200 रुपया पता है क्या है, जो 40 साल की एज में इस स्कीम के अंदर एनरोल होएगा। अगर एक व्यक्ति 18 साल की एज में स्कीम में एनरोल हो गया तो उसकी 55 रुपीज सब्सक्रिप्शन रेट रहेगा पूरी जिंदगी। फिर जब वो 50 का हो जाएगा तब भी उसके अकाउंट से 55 रुपए ही कटेंगे। पर ये जो 200 रुपए है ये किसके लिए, जो 40 साल की एज में एंट्री ले रहा है स्कीम के लिए, ये एंट्री फीस है। फिर जो एक बारी एंट्री फीस होती है वही आपकी पूरी जिंदगी चलती है, अप टू 60 ईयर्स। आपको 60 ईयर्स तक पैसे देने, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, ये जो पेंशन देगा और ये फंड जो मैनेज करेगा वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगी अंडर पीएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। तो ये करेगा आपका LIC, ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इस सारे पेंशन फंड को रेगुलेट करेगा और पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, देखो जब आप इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना में एनरोल करोगे तो वह आपको एक प्रधानमंत्री श्रम योगी कार्ड मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कार्ड्स जो हैं वो कौन से स्टेट्स ने इशू किए हैं, मतलब सिंपल सा मतलब है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के लोग जो है वो PM श्रम योगी मनधन योजना में एनरोल्ड हुए हैं। तो नंबर 1 पे आता है आपका हरियाणा, नंबर 1 पे आता है आपका हरियाणा, नंबर 2 पे आता है आपका यूपी, नंबर 3 पे आता है आपका महाराष्ट्र, नंबर 4 पे आता है आपका गुजरात, एंड नंबर 5 पे आता है आपका छत्तीसगढ़। तो ये रैंकिंग भी थोड़ी सी देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अब PM मोदी जी ने क्या किया था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया था ईयर 2020 में, 15 अगस्त 2020 में। अब इसमें क्या बोला था, अगले 2 साल में मतलब 2021 से लेके 2023 तक हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे इंडियन रिवर्स का और काउंट करेंगे टोटल डॉल्फिन्स कितनी है। तो वो रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है अभी रिसेंटली, तो उसमें क्या बताया है इंडिया में टोटल डॉल्फिन्स कितनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6327 डॉल्फिन्स है इंडिया में एट प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपके 2 टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं, एक स्टेट वाइज, एक रिवर वाइज। तो स्टेट वाइज क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में डॉल्फिन्स पाई गई। तो सबसे ज्यादा पाई गई आपकी यूपी में, दूसरे नंबर पे आता है आपका बिहार, तीसरे नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल, चौथे नंबर पे आता है आपका झारखंड, 5वें नंबर पे आता है आपका राजस्थान एंड मध्य प्रदेश बोथ, एंड 6ठे नंबर पे आता है आपका पंजाब। पंजाब में आपकी 3 डॉल्फिन पाई गई, ठीक है। और अगर हम बात करें रिवर्स की, तो सबसे ज्यादा कौन सी रिवर में जो है वो डॉल्फिन पाई गई, तो सबसे ज्यादा पाई गई आपकी गंगा की मेन रिवर, ठीक है, जो गंगा मेन रिवर है। फिर दूसरे नंबर पे जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें पाई गई, दूसरे नंबर पे गंगा की ट्रिब्यूटरीज में। तीसरे नंबर पे आता है आपका ब्रह्मपुत्र मेन रिवर पे,
ब्रह्मपुत्र मेन रिवर। चौथे नंबर पे आता है आपका ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, और पांचवें नंबर पे आती है आपकी ब्यास नदी, ठीक है, जो पंजाब में बहती है आपकी ब्यास नदी, उसमें पाएगी। तो यहाँ से आपसे स्टेट वाइज भी पूछ सकता है, रिवर वाइज भी पूछ सकता है, और टोटल भी पूछ सकता है। तो टोटल कितनी है आपकी 6327 डॉल्फिन्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जिसपे आपका क्वेश्चन फ्रेम करने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा डायरेक्टली आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इसमें आपको सिर्फ डाटा याद करना है, ज्यादा समझाने वाली जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि जो हमारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसको हम रिवाइव कराएंगे। रिवाइव कराएंगे कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन इट। ये अपनी तरफ से पैसा डालेंगे इसमें, ताकि इसकी जो है वो ग्रोथ हो सके और ये जो है मुश्किलों से बाहर आ सके। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कितना इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए कितना बजट अलोकेट किया है? 11,440 करोड़ रुपीस। दूसरा, ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड सिचुएटेड कहाँ है? तो ये सिचुएटेड है आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन साइक्लोन फैंगल। अब ये साइक्लोन फैंगल रिसेंटली कहाँ आया था? हमारा तमिलनाडु में। तो इसके वजह से जो नुकसान हुआ है, इसकी वजह से लोगों को जो परेशानी हुई है, उसको भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड रिलीज किया है टुवर्ड्स स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। जो तमिलनाडु का स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है, उसमें डाले हैं पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कितने? 944.80 करोड़ रुपीस। तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपका फैंगल के ऊपर बन सकता है। ये जो फैंगल साइक्लोन है, ठीक है, फैंगल जो वर्ड है, ये क्या है? एक अरेबिक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट। तो इस साइक्लोन को जो नाम दिया है फैंगल, वो कौन सी कंट्री ने सजेस्ट किया है? वो सजेस्ट किया हमारा सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मेरे को बताना है, ये जो फैंगल साइक्लोन आया था, ये कहाँ पे आया था? देखो तमिलनाडु में तो आया था, पर कहाँ से आया था? आपका अरेबियन सी की वजह से, बे ऑफ बंगाल सी की वजह से, या इंडियन ओशियन सी की वजह से? तो ये चीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन बेस्ड ऑन वाटर सप्लाई। अब ये जो बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड है, इसको क्या मिला है? ये इंडिया का फर्स्ट बोर्ड बन गया है, जिसको क्या मिला है? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड से क्या मिला? सर्टिफिकेट मिला है फॉर पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की वजह से। मतलब इंडिया में जो आपका नलके में पानी आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, उसकी सप्लाई के लिए बेस्ट अवार्ड किसको मिला है? बेंगलोर वाटर सप्लाई सेवरेज बोर्ड को, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट बोर्ड बना है जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से क्या मिला है? सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका दार्जिलिंग का जू। दार्जिलिंग में क्या है हमारा? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये क्या बना है? इंडिया का फर्स्ट बायो बैंक बना है, ठीक है। इसमें क्या ओपन हुआ है? इंडिया का फर्स्ट बायो बैंक। बायो बैंक क्या होता है? बेसिकली आपका फ्रोजन जू। इसमें क्या होता है? जो आपके एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके जो टिश्यूज है, उनके सेलुलर डाटा जो है, उसका डीएनए है, उसको फ्रोज करके प्रिजर्व कर लिया जाता है। और फ्रोज कितने पे किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पे। और इसका कैसे किया जाता है? इतने कम, देखो -196, दिल्ली में 0 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, ठंड से मर जाता है बंदा, ठीक है। -196 डिग्री सेल्सियस कैसे लेके जा रहे हैं? यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये इंडिया का फर्स्ट बायो बैंक बना है, और ये कहाँ ओपन हुआ है? आपका हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ है? आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ऐसे आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट बायो बैंक ओपन हुआ है, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बेस्ड ऑन जीसीसी। जीसीसी क्या है? आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और देखो जब एक एमएनसी अपना वर्क करती है किसी और कंट्री में, उनको मेन दिक्कत क्या होती है? उनको एक जगह पे सब कुछ चीजें नहीं मिलती। मतलब जैसे वो एक जगह अपनी फैक्ट्री लगाएगी, फिर एक जगह क्या करेगी? अपना ऑफिस बनाएगी, फिर एक जगह क्या होगा? वहां पे उनकी असेंबली लाइन होगी, फिर एक जगह क्या होगा? अपने प्रोडक्ट की सर्विस के लिए कस्टमर कॉल सेंटर बनाएगी। क्योंकि एक जगह उनको सेम नीड के लोग नहीं मिलते। जैसे एक जगह उनको लेबर सस्ती मिलेगी, फिर एक जगह उनको एजुकेटेड लोग मिलेंगे जो कि वो ऑफिस में काम कर सकें, फिर एक जगह उनको हाई कम्युनिकेशन वाले लोग मिलेंगे जो कॉल सेंटर में काम कर सके। तो इनको डिफरेंटली हर जगह क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तो ये थोड़ा दिक्कत आती है एमएनसी को। तो इसको दूर करने के लिए बजट में क्या बोला गया? इंडिया जो है वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पे काम करेगा। मतलब एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के अंडर जो एमएनसी कंपनीज हैं, उनको ये सारी फैसिलिटी मिल जाए कि उनकी प्रोडक्शन भी एक ही जगह हो जाए, फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी एक जगह हो जाए, असेंबली भी एक जगह हो जाए, ऑफिस भी एक ही जगह खुले, फिर उनको कॉल सेंटर बीपीओ जो है वो भी एक ही जगह खुले, ताकि एमएनसी कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए, जिससे क्या होगा? इंडिया का फायदा होगा। तो
ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश क्या है, इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसने डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई है किसके लिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनेंगे मध्य प्रदेश में, अब उससे क्या फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा एमएनसी इन्वेस्ट करेंगी मध्य प्रदेश में, बेसिक सा लॉजिक, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा, सेकंड है कि छत्तीसगढ़ जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसने क्या यूज किया है, ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बेसिकली होता क्या है, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसमें हम वो चीज माइनस ही नहीं करते कि भाई इसकी प्रोडक्ट की वजह से एनवायरमेंट को कितना नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जो कि इसका यूज करेगा ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जैसे छत्तीसगढ़ अपनी जीडीपी कैलकुलेट करेगा, जीडीपी कैलकुलेट करेगा उसमें वो उन फैक्टर्स को माइनस भी करेगा जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को इफेक्ट हुआ है, चाहे कार्बन एमिशन ज्यादा हुआ हो, पेड़ का कटाव हुआ हो, पानी पोल्यूटेड हुआ हो, लैंड खराब हुई हो, वो सभी फैक्टर्स को क्या करेगा, जीडीपी जो छत्तीसगढ़ की जीडीपी कैलकुलेट होगी उसमें से उसको माइनस करेगा, जिससे क्या आएगा, आपका रियल जीडीपी आएगी कि भाई देखो देश तो तरक्की कर रहा है पर किस कीमत पे। ये बात होती है कि देश तो तरक्की कर रहा है, जगह तो तरक्की कर रही है पर किस कीमत पे, एट विच कॉस्ट, कि हमारा एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, डिप्लीशन कितना हो रहा है फॉरेस्ट का, फिर हमारे कार्बन एमिशन कितना इंक्रीज हो रहा है, हमारी रिवर्स कितनी पोल्यूट हो रही है, वो कोई कैलकुलेट ही नहीं करता, सब सिर्फ जीडीपी जीडीपी की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जो कि इन्वायरमेंट की बात करेगा और जीडीपी में से इन्वायरमेंट इफेक्टिवनेस को, इन्वायरमेंट को जो चीज इफेक्ट करेगी उसकी कॉस्ट को माइनस करेगा जीडीपी में से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बना है। नेक्स्ट है आपका टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड जो कि कहां लोकेटेड है, आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इन्होंने क्या किया है, इंडिया की फर्स्ट अर्बन मोबिलिटी सेक्टर में क्या किया है, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन बनाई है, ठीक है, ड्राइवरलेस ट्रेन बनाई है। और किसके लिए बनाई है, आपकी बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। तो इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन किसने बनाई है, आपकी टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने, जो कि कहां लोकेटेड है, आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इन्होंने किसके लिए बनाई है, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब अब हर सभी लोगों के लिए क्या होगा, उत्तराखंड में हर लोगों के लिए एक ही कोड लगेगा, एक ही लॉ होगा। जैसे आपकी हिंदू यूनाइटेड फैमिलीज के लिए कुछ रूल्स जो रेगुलेशंस थे वो अलग होते थे, अब उनके लिए कोई अलग रेगुलेशंस नहीं हो गए, उनके लिए सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ होगा। वैसे हमारे जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं, ठीक है, मुस्लिम लोग जो होते हैं उनके लिए कुछ अलग लॉज होते हैं, तो उनके लिए भी कोई अलग लॉज नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, सबको एक लॉ के अंडर प्रोवाइड किया जाएगा। और उत्तराखंड इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अप्लाई कर दिया है बल्कि। फिर नेक्स्ट है आपका गुजरात जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसने क्या लॉन्च किया है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी, गुजरात इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है। अब इन्होंने क्या किया है, इस पॉलिसी के तहत एक प्लांट जो है उसकी फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। कौन सा प्लांट, माइक्रो एडवांस सेमीकंडक्टर प्लांट, जो कि कहां आपका एस्टेब्लिश हुआ है, सनानंद गुजरात में। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आई है इस पे, 22,500 करोड़ रुपीस की। तो सबसे पहला स्टेट कौन है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है, वो है आपका गुजरात, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, बहुत जल्द आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।